हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। रीट शिक्षण विधियों की हम बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आगमन और निगमन विधि के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से मैंने उसे समझा दिया है। नेक्स्ट जिस विधि के बारे में हम आज बात करेंगे वो विधि है डिस्कवरी मेथड या फिर अनुसंधान विधि, जो कि आपके साइंस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इन सभी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की विधि, अनुसंधान विधि। अनुसंधान नाम से ही हमें पता चल रहा है, अनुसंधान मतलब कुछ खोजना, अनुसंधान मतलब खोजना, डिस्कवरी करना। ठीक है, तो इसे हम खोज विधि, अन्वेषण विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, ये सभी नाम हम इसे देते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि हम इसे नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका जो प्रवर्तक है, जिसने हमें इस विधि के बारे में बताया, वो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है जिन्होंने हमें इस विधि के बारे में बताया। यह विधि बेसिकली है क्या? इस विधि में बालक को खोज करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस विधि में कि पर्टिकुलर जो टीचर है वो उसे कोई ना कोई निर्देश दे देगा। ठीक है, अब उस बालक को ही उस निर्देश से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते हुए अपना खुद खोज करके और फिर सीखना है। ठीक है, बालक को खुद खोज करना है और खुद सीखना है। वो अपनी खुद की डिस्कवरी से सीखता है। मतलब यहाँ पर बालक बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और जो अध्यापक होता है वो क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। क्योंकि सारा दारोमदार किसके ऊपर है? बालक के ऊपर है। तो बालक इसमें तर्क और चिंतन करते हुए अलग अलग मेथड्स करके क्रियाशील रहकर अपने पर्टिकुलर परिणाम तक पहुँचता है। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा बालक के अंदर तर्क व चिंतन की क्या होता है? विकास होता है। ये तत्व नहीं आएगा, तर्क आएगा। ह्यूरिस्टिक जो मेथड है वो ग्रीक वर्ड है एक ह्यूरिस्को, उससे मिलकर बना हुआ है। और ह्यूरिस्को का जो मतलब होता है वही क्या है? मैं खोजता हूँ, कि जो भी चीज़ है मैं खुद खोज कर फिर उसको करूँगा। अध्यापक सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है, छात्र इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता है। हर्बर्ट स्पेंसर का एक कथन है जिसके आधार पर इस विधि को हम देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने हमें कहा था कि हमें बालक को कम से कम बताना है और उससे ज़्यादा खोज के लिए प्रेरित करना है, कि कम से कम बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा बालक से आप क्या करो? ग्रहण करो। और इस में बालक क्या होता है? एक डिस्कवरर के फॉर्म में होता है। वो अनुसंधान करता होता है, वो खुद खोज करता है और फिर क्या करता है? उस पर्टिकुलर अपने परिणाम तक पहुंचता है। तो ये विधि विज्ञान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट हम बात करें कि यह विधि किस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सिद्धांत आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसका क्वेश्चन आ सकता है। आपके 5 या 6 आपके सिद्धांत दे दिए, इनमें से कौन सा सिद्धांत अनुसंधान विधि का है या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत, कि जो अध्यापक है, जो कि पथ प्रदर्शक था, वो पहले छात्रों को मोटिवेट करेगा और फिर इस मोटिवेशन के तहत छात्र क्या करेगा? उस कार्य को करने के लिए आगे प्रेरित होगा। तो सबसे पहले होगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत। और स्किनर का जो वर्ड है, स्किनर का जो कथन है कि जो अभिप्रेरणा होती है वो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ पथ होती है, स्वर्ण पथ होती है। कि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या होगा? मोटिवेशन अगर नहीं होगा तो लर्निंग भी नहीं होगी। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि मोटिवेशन हो। ये हमें किसने कहा था? हमें ये कहा था स्किनर ने। नेक्स्ट क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि भाई सारा दारोमदार किसके ऊपर है? छात्र के ऊपर। मतलब छात्र बहुत अधिक ज़्यादा क्रियाशील रहता है, क्रिया करता है और फिर अपने जो एंड रिजल्ट है वहाँ तक पहुँचता है। खुद करके सीखता है। अध्यापक ने थोड़ा सा बता दिया, अब उस रिगार्डिंग जितने भी काम हैं वो खुद करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है? वो स्वयं करके सीखता है। ये लर्निंग बाय डूइंग जो स्टेटमेंट है इसको पूरा फॉलो करता है। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। अभ्यास, एक बार में ही वो अपने रिजल्ट पर पहुंच जाए ज़रूरी नहीं है। तो वो उस काम से संबंधित अलग अलग तरीके के अलग अलग मेथड अपनाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अभ्यास करेगा और उसके बाद में कोई पर्टिकुलर रिजल्ट तक वो पहुंचेगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। इस विधि में क्या करेगा? वो सोचेगा उसके बारे में कि हाँ भाई ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? अपने आप को अवसर देगा। मतलब वो सारे तरीके अपने आप को अपनाएगा और इस तरीके से उसके अंदर क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा।
नेक्स्ट बात करें कि कब कौन सा व्यवहार अपनाना है, कब कौन सा व्यवहार अपनाना चाहिए ताकि आवश्यक हमें परिणाम प्राप्त हो सके और सकारात्मक व्यवहार की दिशा में ही वो अपना कार्य करेगा। मतलब उसके अंदर मनोवैज्ञानिकता का ये सिद्धांत है, ये भी अप्लाई करेगा। भाई अभ्यास में तो क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स है वो उसने सोचे। मनोवैज्ञानिक में कि कौन से मेथड को वो कब यूज़ करें, कौन से तरीके को कब यूज़ करें कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो और पॉजिटिविटी के मार्ग पे वो चलेगा। नेक्स्ट है उद्देश्य का सिद्धांत कि जब तक किसी बालक को खोज करने से संबंधित कार्य का उद्देश्य का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने परिणाम तक नहीं पहुंच सकता। मतलब उसे अपना एम तो पता होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उसे पर्टिकुलर अपना एम तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एम की बात करेंगे। तो ये सभी सिद्धांत हैं जो कि अनुसंधान विधि के हैं। कौन कौन से? प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, करके सीखो का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत और उद्देश्य का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत आपके अनुसंधान विधि के सिद्धांत हैं। अब मैं बात करूं अनुसंधान विधि के चरण क्या हैं। जितनी भी शिक्षण विधि है उसमें चरण आपको अच्छे से याद करने हैं। चरण की सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आजकल ज़्यादातर पूछा जाता है। सारे स्टेटमेंट आपको दे देंगे और इनको क्रमबद्ध तरीके से आप लगाइए कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे को समस्या प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले समस्या दी जाएगी। भाई समस्या दी जाएगी तभी तो उस रिगार्डिंग वो क्या करेगा, अपने कार्य करेगा। फिर उस समस्या से संबंधित जो भी निर्देश है छोटे मोटे वो अध्यापक करेगा, इसलिए अध्यापक को हम इसमें क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक बोलते हैं। नेक्स्ट, समस्या के ऊपर छात्र अपना विचार करेगा कि पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, अब मैं इससे रिगार्डिंग कैसे कैसे आगे चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन। उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं कि पर्टिकुलर जो भी उसकी प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी सिद्धांत वगैरह हैं, उन सब को वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और फाइनली वो किसी पर्टिकुलर रिज़ल्ट तक पहुंचेगा और रिज़ल्ट पर पहुंचने के बाद में वो उसका इवैल्यूएशन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो पहले उसको समस्या दी जाएगी, उसके बाद में उससे संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। ये सभी यहाँ पर आपके फॉलो होंगे। फिर है अनुसंधान विधि के गुण। इस विधि के द्वारा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो बालक को ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी ज्ञान होगा। ठीक है, क्योंकि बालक ने उस समस्या से संबंधित सभी परिणामों को, सभी विचारों को खुद ने किया है, करके सीखा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस विधि के द्वारा तर्क और चिंतन का विकास होता है। वो पूरे तर्क लगाएगा, अच्छे से सोचेगा, सोच विचार करके फिर पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट तक पहुंचेगा। इससे समस्या समाधान के गुणों का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मैंने पहले ही आपको बता दिया, विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी यहाँ विकास होता है और बालक में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास होता है कि मुझे ये काम इस तरीके से करना चाहिए, कैसे करूँ मैं, कैसे करूं, ये वाली सब चीज़ें उसमें विकसित होती हैं। अब गुण हैं तो दोष भी होंगे। दोष क्या हैं? पहली चीज़, इस विधि में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भाई पर्टिकुलर हमने समस्या दी, बच्चा उसके बारे में सोचेगा, बहुत सारा वो क्या करेगा, उससे संबंधित रिसर्च करेगा और उसके बाद में कोई पर्टिकुलर अपने रिजल्ट तक पहुँचेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगेगा। दूसरा, जो कैरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही चीज़ को पकड़ के हम तो कई दिनों तक बैठे रहेंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। दूसरा, हर किसी लेसन में ये विधि काम में आए ज़रूरी नहीं है। हर किसी लेसन में हम अनुसंधान करके ही पढ़ें ज़रूरी नहीं है। अगर मान लिया कोई विज्ञान का चैप्टर है जो कि जीवनी से संबंधित है तो क्या वहाँ पर कि किसी वैज्ञानिक है उसकी जीवनी से संबंधित है तो क्या वहाँ हम अनुसंधान विधि का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब ये कुछ पाठों के लिए उपयोगी है, सभी पाठों के लिए उपयोगी, सभी लेसन्स के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा, जो कमज़ोर बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उनको ये समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है, उन्हें तो हमें करवाना पड़ेगा, वो खुद खोज कर ही नहीं सकते। इस विधि से जो फ़ायदा पहुंचेगा वो किसको पहुंचेगा? प्रतिभाशाली बालकों को इस विधि से क्या पहुंचेगा? फ़ायदा पहुंचेगा। इस विधि से संबंधित योग्य शिक्षकों का भी अभाव है। भाई हमारे पास ऐसे टीचर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि इस विधि को आगे बढ़ावा दे, क्योंकि इस विधि में बहुत ज़्यादा मानसिक तर्क व चिंतन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट,
जो छोटे बच्चे हैं, प्रारंभिक कक्षा के बालक हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खोज नहीं कर सकते, उनके अंदर अभी उनकी आयु के अनुसार इतना ज़्यादा तर्क और चिंतन का विकास नहीं हुआ है। यह विधि सिर्फ बड़ी कक्षा के लिए ही उपयोगी होती है। तो ये थी अनुसंधान विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक व शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, बाय।